बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। इट इज़ द टाइप ऑफ पेरिकार्डाइटिस। मैंने पेरिकार्डाइटिस जो है वो अपनी पिछली वीडियो में एक डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब हम मूव ऑन करते हैं कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस होता क्या है। एज द नेम इंडिकेट्स, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब है कि ब्लॉकेज हो रही है, जो ब्लड फ्लो है या जो नॉर्मल मैकेनिज़्म है उसमें किसी ना किस्म की हिंड्रेंस आ रही है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, ऑक्लूड हो रही है। Pericarditis, as the name peri refers to the pericardium of the heart. Carditis is the inflammation of it. Chronic means कि ये बहुत अरसे से prolonged केस है जो चलता आ रहा है, ठीक है। अब मैंने जिस तरह इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। डेफिनेशन, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव थिकनिंग, फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ द पेरिकार्डियम। इसका मतलब ये है कि जब कभी पेरिकार्डाइटिस होगी, इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा। जब इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा वो रिजल्ट करेगा इन द फाइब्रोसिस एंड एट द एंड कैल्सिफिकेशन। जब कैल्सिफिकेशन हो जाएगी तो जो लेयर है वो थिक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि हार्ट एक्ट एज अ सॉलिड शेल। इसका मतलब क्या है कि जो पेरिकार्डियम है जब वो थिक हो जाएगी तो बेसिकली पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या था कि ये हमारे हार्ट को स्पेस प्रोवाइड करती है, एक लिमिट प्रोवाइड करती है कि जिससे ज़्यादा हार्ट एक्सपैंड नहीं करेगा। एक बैरियर के तौर पे एक्ट करती है कि एनी इन्फेक्शन सब्सटेंस जो है ना वो इसको पेनिट्रेट नहीं करेगा, हार्ट तक रीच कर नहीं करेगा। इसके अलावा जो है ना ये नॉर्मल सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है फॉर द हार्ट टू इट फॉर इस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब होगा क्या कि जब पेरिकार्डियम जो कि हार्ट को सराउंड करिए वही थिक हो जाएगी तो हार्ट अपने नॉर्मल मैकेनिज़्म से जो एक्सपैंड करा वो एक्सपैंड नहीं करेगा, ठीक है। जब पेरिकार्डियम ही थिक हो जाएगी और थिक होने का मतलब थिक हो जाएगी बिल्कुल लाइक स्टोनी हार्ड हो जाएगी, तो जब वो स्टोनी हार्ड हो जाएगी तो ब्लड जो है हार्ट के अंदर वो प्रॉपर्ली रीच नहीं करेगा, क्योंकि जो एट्रियाज और वेंट्रिकल्स हैं वो प्रॉपर्ली एक्सपैंड नहीं करे। जब एट्रियाज और वेंट्रिकल प्रॉपर्ली एक्सपैंड नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा कार्डियक आउटपुट इफेक्ट होगा, हमारा जो सिस्टम है हार्ट का वो सारा का सारा इफेक्ट होगा। करते हैं टुवर्ड्स द पैथोजेनेसिस ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ये किसी भी किस्म के इन्फेक्शन की वजह से आया, इट इज़ वायरल इन्फेक्शन, आया इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन। ट्यूबरकुलस इज ऑल्सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। उसकी वजह से होगा, किसी भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से होगा, लाइक रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, लाइक एनी काइंड ऑफ सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस और रूमेटिक फीवर की वजह से हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अदर कॉजेज़ भी हो सकती हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि किसी किस्म की कोई मैलिग्नेंसी हो गई है, कोई ट्रॉमा हो गया है, ठीक है। पैथोजेनेसिस में वही है बात की, जब इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन की वजह से थिकनिंग होगी, कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी, पेरिकार्डियम स्टोनी हार्ड हो जाएगी। पेरिकार्डियम स्टोनी हार्ड होगी तो क्या हो जाएगा कि फिलिंग ऑफ द हार्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, फिलिंग ऑफ द हार्ट कॉम्प्रोमाइज़ होगी। इस सेम केस यही होगा कि जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट से जो हमारे पास इजेक्शन फ्रिक्शन है वो भी इफेक्टेड होगी, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल गया कि पेरिकार्डाइटिस जो होगा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस की पैथोजेनेसिस क्या है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द क्लिनिकल फीचर्स की क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस जो है उसके क्लिनिकल फीचर्स के लिए एक टेबल है हमारे पास, ठीक है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है फटीग, फिर लिखा हुआ है लो पल्स वॉल्यूम, फिर लिखा हुआ है एलिवेटेड जेवीपी विद अ रेस्ड डिसेंट, लाउड अर्ली थर्ड हार्ट साउंड है, कॉस्मॉल साइन है, हिपैरोमीगैली है, एसाइटिस है, पेरिफेरल एडिमा है, पल्सस पैराडॉक्सस है, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन। फटीग हमारे पास क्यों हो रही है, मैंने अभी बताया कि जब पेरिकार्डियम स्टोनी हार्ड हो जाएगी तो फिलिंग ऑफ द हार्ट प्रॉपर्ली नहीं होगी। जब फिलिंग ऑफ द हार्ट प्रॉपर्ली नहीं होगी तो जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड है वो सर्कुलेशन में नहीं जाएगा। जब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाएगा इट विल लीड टू द फटीग, ठीक है। लो पल्स वॉल्यूम का मतलब यही है कि जो जाहिर सी बात है वेंट्रिकल्स प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे प्रॉपर्ली तो पल्स भी लो हो जाएगी। एलिवेटेड जेवीपी विद द रेज्ड वाई डिसेंट का मतलब क्या है, हमारे पास हाइपोथेटिकल हार्ट है, जो राइट एट्रियम में उसके अंदर ब्लड आ रहा है फ्रॉम सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो राइट वेंट्रिकल है वो इस ब्लड को पुश करे टुवर्ड्स द लंग। अब क्या होगा, जब पूरी ये जो मायोकार्डियम हार्ट को सराउंड करिए, जब ये स्टोनी हार्ट हो जाएगा तो वेंट्रिकल्स प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, एट्रियास प्रॉपर्ली रिलैक्स, एट्रिया पहले जो है ना वो प्रॉपर्ली रिलैक्स नहीं करेगा। तो जो हमारी बॉडी की तरफ से आने वाला ब्लड है, सुपीरियर वीना केवा से आने वाला ब्लड है, इंफीरियर वीना केवा से आने वाला ब्लड है, वो प्रॉपर्ली राइट एट्रियम में ड्रेन नहीं होगा। जब वो प्रॉपर्ली राइट एट्रियम में ड्रेन नहीं होगा तो अपने पिछला जो इसका वीनस सिस्टम है उसमें स्टैग्नेट करना शुरू कर देगा। जब सुपीरियर वीना केवा से ब्लड प्रॉपर्ली राइट एट्रियम में नहीं आएगा तो सुपीरियर वीना केवा से पहले वाली जितनी वेन्स हैं, जगलर वीनस वेन्स हैं, जगलर वेन है, और उसके अलावा जो पीछे जितनी भी वेन्स हमारे वीनस सिस्टम की बनती हैं जो सुपीरियर वीना केवा के अंदर ड्रेन करी हैं, उन सब के अंदर ब्लड स्टेगनेट करना शुरू कर देगा। जब ब्लड स्टेगनेट करना शुरू करेगा तो नेक वेन्स जो है वो एनगॉर्ज हो जाएंगी। नेक वेन्स एनगॉर्ज होंगी, एट अ रिजल्ट दे विल लीड टू एन इंक्रीज इन द जगलर वीनस प्रेशर, दैट इज जेवीपी, रेज हो जाएगा जेवीपी। अब क्लिनिकल फीचर में जो रेज जेवीपी था, जो बेसिकली साइन है जो हम देखेंगे पेशेंट के अंदर, उसकी रीज़न यहाँ से क्लियर होगी, ठीक है।
अब हमारे पास उसके अंदर अगला पॉइंट था लाउड अर्ली थर्ड हार्ट साउंड, ठीक है ना। अब थर्ड हार्ट साउंड किस तरह प्रोड्यूस होती है, इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि बेसिकली S1, S2, S3, S4 जनरेट कैसे होती है। ये सीक्वेंस के जो S1 है वो प्रोड्यूस होती है बाय द क्लोयर ऑफ माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, S2 प्रोड्यूस होती है बाय द क्लोयर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व, S3 प्रोड्यूस हो रही है जो कि हमारा मेन कंसर्न है इस टॉपिक में, वो है अर्ली इन द डायस्टोल जस्ट आफ्टर S2। ये लो पिच्ड होती है और हमारे पास एक गैलप के तौर पे सुनाई देती है। अब बेसिकली प्रोड्यूस कब होती है, जब अर्ली इन द डायस्टोल फिलिंग फेस आ रहा होता है ना वेंट्रिकल्स का, जब वेंट्रिकल्स में एकदम ब्लड ने आना होता है तो जो वेंट्रिकल है वो पूरा का पूरा खाली होता है, ठीक है, पूरा का पूरा खाली होने, और जो आसपास उसकी पेरिकार्डियम है वो स्टोनी हार्ड हुई हुई है, ठीक है। तो जब एकदम खाली बर्तन के अंदर जब पानी डलता है तो हमारे पास एक आवाज़ आती है, ठीक है। तो जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा जो कि पहले एम्प्टी था और उसकी वॉल्स जो स्टोनी हार्ड थी उनके ऊपर जब एकदम ब्लड पड़ेगा तो हमारे पास एक साउंड प्रोड्यूस होगी जो कि S3 होगी, अर्ली इन द डायस्टोल होगा। इसकी एग्जांपल हम इस तरह कंसिडर कर लेते हैं, खाली बर्तन है, जब उसके अंदर हम प्रेशर से पानी डालते हैं तो हमारे पास एक गैलप एक साउंड प्रोड्यूस होती है जो कि बेसिकली S3 है, और वो कब प्रोड्यूस होती है, अर्ली डायस्टोल के अंदर, ठीक है। इसके काउंटर एक्ट हमारे पास है S4, ठीक है। S4 हमारे पास एंड ऑफ डायस्टोल में प्रोड्यूस होती है जस्ट बिफोर S1, जब S1 ने आना होता है, ठीक है। S1 हमने बता दिया माइट्रल और जो ट्राइकस्पिड वाल्व उसकी क्लोया की वजह से, और ये क्यों होती है, स्टेप वेंट्रिकल्स की वजह से, ऑगमेंटेड एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब हमें पता चल गया S1, S2, S3 और S4 क्यों प्रोड्यूस हो रही है। इस केस में हमारे पास S3 से कंसर्न है हमारा, S3 क्यों प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि जो वेंट्रिकल्स है वो ऑलरेडी खाली है, एम्प्टी है, जो उसकी वॉल्स है वो स्टोनी हार्ड हुई हुई है। स्टोनी हार्ड होने की वजह से जब एक खाली बर्तन के अंदर पानी आके लगेगा, ब्लड आके स्ट्राइक करेगा तो हमारे पास एक गैलप टाइप जो है ना साउंड प्रोड्यूस होगी जो कि बेसिकली S3 है, और ये कब प्रोड्यूस हो रही है, अर्ली इन द डायस्टोल। ये वाला साइन भी हमारा क्लियर हो गया। इसमें हमारी बात है वो है कॉस्मॉल साइन। कॉस्मॉल साइन का मतलब ये होता है कि जब कभी हार्ट के अंदर प्रॉपर फिलिंग नहीं होती तो JVP काउंटरली जो है ना वो रेज कर जाता है। तो कॉस्मॉल साइन बेसिकली क्या है कि JVP रेज्ड हो रहा है, ठीक है। हिपैटोमेगाली का मतलब ये है कि जब प्रॉपर्ली जो ब्लड है वो हिपैटिक पोर्टल वेन से ड्रेन नहीं होगा, राइट एट्रियम की तरफ जाके इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, हिपैटोमेगाली हो जाएगा। इसी तरह एसाइटिस भी इसी तरह से होगी। पेरिफेरल एडीमा, जब जाहिर बात है हार्ट के अंदर प्रॉपर फिलिंग नहीं होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पेरिफेरल एडीमा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है पल्सस पैराडॉक्सस, इसके बारे में मैंने पूरा एक लेक्चर दिया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आपको इसको समझना है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लें। अगर मैं यहाँ इसको एक्सप्लेन करूँगी तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। हमारे पास अंडरस्टूड हो चुके हैं। अब हमने देखनी है इन्वेस्टिगेशंस क्या होती हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के लिए। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के लिए हम ना एक्सरे चेस्ट करवा लेते हैं जिसके अंदर हमें क्या नज़र आएगा कि ना जो पेरिकार्डियम है उसकी कैल्सिफिकेशन हुई है, पेरिकार्डियम जो है उसके अंदर कुछ वाइट सा सब्सटेंस मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा हम इकोकार्डियोग्राफी करवा लेंगे। इकोकार्डियोग्राफी में हमें पता चल जाएगा कि भाई जो हार्ट है उसके जो वेंट्रिकल्स है और एट्रियाज है वो प्रॉपर्ली रिलैक्स नहीं हो रही है, प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही, ठीक है। उसके अलावा हम CT स्कैन ऑफ द हार्ट करवा लेंगे। ये थी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली ये जो डायग्नोस होता है इसका डायग्नोसिस बेस्ट जो है वो बनता है क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर, और फिर हम अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने के लिए इन्वेस्टिगेशंस परफॉर्म कर लेंगे। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द मैनेजमेंट, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है कि अगर हमने जब पेशेंट को डायग्नोस कर लिया तो हम उसे मैनेज किस तरह करें। हमारे पास बेसिकली हो क्या रहा है, मैंने आपको जैसे बताया था कि ये हमने एक कंसिडर किया था हार्ट, ठीक है। अब जब ब्लड हार्ट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, प्रॉपर्ली, तो बेसिकली वो पीछे क्या होगा, वेसल्स में स्टेगनेट करना शुरू कर देगा। जब वेसल्स में ब्लड स्टेगनेट करना शुरू कर देगा तो उसकी वजह से हमारे पास रिजल्टिंग क्या हो जाएगा, पिटिंग एडीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिटिंग एडीमा, ठीक है। पिटिंग एडीमा जब हमारे पास होगा, पिटिंग एडीमा होगा, जो पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगी, पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि और उसके जब हमारी बॉडी जब जाहिर सी बात है ब्लड डिक्रीज़ हो रहा है, सर्कुलेशन में ब्लड नहीं जा रहा, किडनी के पास ब्लड नहीं जाएगा, जो किडनी है वो अपना रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट कर देगी, वो फर्दर एडीमा कॉज रहेगा क्योंकि वो फर्दर रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर करेगी। ऑलरेडी बॉडी में एडीमा है, किडनी के ऊपर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, एंजियोटेंसिन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, फर्दर हमारे पास जो है ना वो फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होगी, एडीमा हो जाएगा। तो इस एडीमा को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, लूप डायूरेटिक्स इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। लूप डायूरेटिक्स के अलावा जो दूसरी हम ड्रग इस्तेमाल करेंगे वो एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट होंगे। अगर इस सबसे ट्रीट नहीं होता तो हम सर्जिकल रिजेक्शन ऑफ द पेरिकार्डियम कर देंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। इसके जो मेजर हमारे पास समझने वाली बात है वो क्लिनिकल फीचर्स थे, वो किस तरह जनरेट हो रहे थे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।